So am I audible? Am I visible? Yes, ma'am. Please talk. Yes, ma'am. Can't hear you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you're audible. Please talk, beta. Ma'am, you are audible. I'm audible, but मुझे आपका आवाज ना बहुत कम सुनाई दे रहा है. Just give me a sec. Yes. शायद मेरा वॉल्यूम लो था. Now it's clear. तो लास्ट लेक्चर मैंने पीरियोडिक स्टार्ट किया था. आज दो काम करेंगे. I teach you little ahead in periodic, and we need to do doubts, right? Yes, ma'am. Small concept, advanced exercise. We had decided. Yes, ma'am. तो पहले पढ़ा लेती हूँ, फिर लास्ट हाफ एन आवर मैं डाउट के लिए रख दिया करूंगी हर लेक्चर. ऐसे कुछ मोड पे आगे बढ़ते हैं. तो where were we? We were doing periodic. Yes, ma'am. And I gave you basically what is a modern periodic table से directly start किया. Early development आपको पढ़ने को बोला था. तो सबसे पहले मुझे बताओ एग्जाम कैसा गया? अच्छा था ना? How was your test? आपका संडे का टेस्ट कैसा था? ठीक ठाक था मैम. ठीक ही था क्या? अच्छा नहीं था केमिस्ट्री? अच्छा था. डिफिकल्ट लगा? मैम मेरा सबसे अच्छा मैथ गया. कोई एक बोलेगा? मैम, सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली सॉल्व करने में सबसे डिफिकल्ट क्या बोल रहे हो? मैथ्स जरा डिफिकल्ट था. ओके, मैथ्स डिफिकल्ट था. और बीच बीच में कंप्यूटर भी लैग हो रहा था, एरर दिखा रहा था. मैम उस दिन नेटवर्क का इतना इशू, बाप रे मैम, टाइम ही खत्म हो रहा था, टाइम की आफत आ गई थी. हाँ मैम, बारिश की वजह से मैम इतना नेटवर्क स्लो था कि आंसर्स ही मार्क नहीं हो पा रहे थे. Yes, ma'am. क्रोम बंद हो गया था. और आधा टाइम मैं मैसेज करने में गया. फिर it rained a lot on that day. Maybe that's the reason Wi-Fi signals weak होंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया होगा. तो टाइम, उतने टाइम में आपका पेपर खत्म नहीं हो पाया. मैम, यस आप मैम. एंड में जल्दी जल्दी मार्क करना पड़ा. कैसे तो ओके, ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हो पता है? अगर आपके आंसर मार्क नहीं हो रहा है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल मतलब चीजें, तो एक पेपर, रफ पेपर तो लेके बैठते हो ना, अपने आंसर को रफ पेपर पे लिखते जाने हैं. You keep on solving. When the things improve, no, you फटाफट you can mark. मार्क नहीं हो रहा है तो उसी के स्ट्रगल में नहीं रहना है. आप अपना देखो, अगर आपका मार्क नहीं हो रहा था, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, मार्क नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लाइन से सारे आंसर लिख देते, आप उसका पिक निकाल के सर को भेज देते. आप समझ रहे हो? आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट Yes, आउट. ma'am. आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस योर यस स्ट्रेस. मैम. दैट मे हैपन ड्यू टू टेक्निकल रीजन. आपकी कोई गलती नहीं है, बट किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आप प्रेशर में आ गए. तो ये प्रेशर नहीं लेना है. आपने क्या करना है, एक शीट पे अपने आंसर मार्क करते लिखते जाने हैं. अगर थोड़ा 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे में इट मे सो हैपन कि व्हेन यू आर मार्किंग द ऑप्शंस, मे बी एट दैट टाइम सम इशू, आधे घंटे के बाद वो इम्प्रूव हो जाता है. बट तब तक आप वही सोच के उसी स्ट्रगल में लगे रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सब नहीं सोचना है. should just write on you just solve, you write it on a paper. बाद में टिक हो गए तो हो गए, नहीं तो स्क्रीनशॉट या जो भी है लिखा हुआ है पिक निकालो, सर को भेज दो कि भाई this was the problem, these are my answers. है ना? ऐसे कुछ मतलब सोच सकते हैं हम. I don't say that always this will happen,
but you know, we have to sort it out. We don't have to get stressed during exam. That's the biggest thing, because once you're stressed, then your problems will be affected. टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो अगले टाइम देखो, यही सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लर्न करेंगे इवेंचुअली as we will go ahead. तो चलो, let us start with periodic properties, modern periodic table. मूल concept तो कर ही पाए होंगे ना पेपर में बेटा? Yes, ma'am. Okay, तो we will go ahead now. तो पीरियोडिक टेबल में मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने फिर से ड्रॉ करके रखा है आपके लिए कि इसमें 18 वर्टिकल ग्रुप्स है जिनके नॉमेनक्लेचर मैंने बताए थे. इसको हम आयु पीएससी में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक डायरेक्टली भी नेम कर सकते हैं. ये जो ग्रुप 8 भी है, दैट इज अ नेम गिवन फॉर 3 ग्रुप्स 8, 9, 10. ग्रुप के नाम बताए थे मैंने आपको हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स है ये समझाया था. right, they are your magic numbers 2, 8, 18, 18, 32, 32. I told you कि you must know every element begins with which period. तो आपका पहला एलिमेंट हाइड्रोजन जो है वो ऐसे मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसको प्लेस किया है, नॉट अ पर्टिकुलर पोजीशन, नॉट इन एनी ग्रुप, बट इट इज इन फर्स्ट पीरियड, कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड. और इसके लिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हो जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. एंड देन आई टोल्ड यू दैट पहला फैमिली आपका अल्कली मेटल है जिसको आपको लर्न करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम. इनके एटॉमिक नंबर्स के लिए 8 ऐड करो, फिर से 8 ऐड करो, फिर से 18 ऐड करो, फिर से 18 ऐड करो और अभी 32 ऐड करो. तो किसी भी ग्रुप में आप एटॉमिक नंबर आसानी से लिख सकते हो. ये आपकी इनर्ट गैस फैमिली है, सो ईच पीरियड एंड्स विद दिस. And then you can just go on adding. See, 8, again 8, again 18, again 18, again 32, and again 32. तो किसी भी फैमिली का आप एटॉमिक नंबर आसानी से लर्न कर सकते हो. अभी आज मैं क्या करूंगी, इनके फैमिलीज के नाम भी दिए. ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनर्ट गैस फैमिली, and this is coinage metal family. तो जितने नेम पॉसिबल है ये सब मैंने आपको सिखा दिया. Now today's main job is I will classify the elements on the basis of electronic configuration. आज का सबसे मेन काम है इनको क्लासिफाई करना on the basis of electronic configuration. See, there are other classification available. So what is the meaning of other classification available? एक क्लासिफिकेशन जो है उसको कहते हैं बोर्ड्स क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज बोर्ड्स क्लासिफिकेशन? बोर्ड्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आपके जो शेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है. इस बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया, इनर्ट गैस, representative elements, transition elements and inner transition elements. And दूसरा जो मैं पहले सिखाऊंगी आपको अभी, that is clearly on the basis of where the last electron enters, okay, in electronic configuration. तो मैं पहले ये वाला क्लासिफिकेशन आपको सिखाती हूँ which is linked to, clearly linked to electronic configuration. So I just want you all to focus on this group 1A, our alkali metal family. And then I've taught you how to write electronic configuration. तो lithium 3 है, तो इसका electronic configuration होगा 1s2 2s1. I hope everybody has practiced doing this at home. Yes, ma'am. Sodium 11 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1. And if I do it for potassium,
Okay, potassium 90 is going to be 1s2, 2s2, 2p6, इसके आगे 3s2, 3p6 और फिर ये हो जाएगा 4s1. So what I see is I'm observing a common thing in electronic configuration of this family. इसका जो last electron है इस फैमिली में, आप आगे भी लिख के चेक कर सकते हो, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम का अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है और ये सारे मेंबर्स इस फैमिली के s1 है. सो आई राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली. में इस फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. All the members of this family are going to be ns1. Now what is n? N is the period in which the element is present. So if I have this knowledge and if I know the periodic position, I can directly write the valence shell electronic configuration. मुझे फ्रांशियम का valence shell electronic configuration चाहिए, तो I know कि it is going to be 7s1 and I don't have to waste time writing from 1s2, because if it is belonging to first A group and 7 period, its electronic configuration should be 7s1 and cesium should be 6s1 and rubidium should be 5s1. तो ये पूरी फैमिली s1 है. Everybody understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, we will ma'am. see the next family, alkaline earth metal. तो यहाँ पे आपका आता है बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38. मैम ये जो हमने पीरियोडिक टेबल लास्ट लेक्चर बनाया था उसमें ही लिखना है. हाँ बेटा, आपको थोड़ी ना फिर से बनाना है. मेरा तो बोर्ड है, इसके लिए मैंने फिर से बनाया. तो टेबल में लिखना है मतलब आगे के पेज में लिखना चालू करो ये कॉन्फ़िगरेशंस. टेबल में तो आपके पास एलिमेंट लिखे हुए है ही ना बेटा. हाँ, बट ये ns1 वहां पे लिख देना कि वो जो फैमिली है अल्कली मेटल, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा. बाकी राइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस you can do it on a fresh page ahead. Okay, ma'am. You all already have a periodic table which you have done last lecture. तो अभी इस फैमिली के पहले 3-4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो. ट्राई राइटिंग. तो इसमें आप बेरिलियम का लिखोगे तो ये बेरिलियम 4 will be 1s2 2s2. Magnesium 12 will be 1s2 2s2 2p6 3s2. Calcium 20 is going to be 4s2. So what we see common, the member here, the last electron is entering again in s subshell only.
but now there are 2 electrons in S subshell. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे NS2. So I can predict what will be strontium 5s2, what can be barium 6s2, what can be radium 7s2. So this is how, when you know periodic position, you know about the valence shell electronic configuration. And as we go ahead, I will connect these two properties of the element. There are properties which are periodically repeating. And that can be understood if we know periodic position. That's the reason I told you we need to understand periodic position of the elements. आपको एक blank periodic table में elements को position करने की practice करनी है, क्योंकि अगर आपको position पता है तो you can know lot more about that element, as all the properties are linked to this position. So everybody is convinced about the general electronic configuration of group 1 and group 2. अभी ये group 1 और group 2 जो है, these two together, इन दोनों को साथ में हम कहते हैं S block elements. So this is the first type of elements I am telling you, based on where the differentiating electron is entering. इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं on the basis of differentiating electronic configuration. मतलब where last electron is entering, इस basis पे I will be classifying the elements of this periodic table into 4 blocks. S block element, P block element, D block element, and F block element. And I'm showing you first S block element. So S block element की periodic position क्या है? Periodic position is group 1 and group 2. They are present on extremely left hand side of the periodic table. And अभी S block elements का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दोनों का मिलके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS 1 to 2. So this is what is general electronic configuration of S block elements, NS 1 to 2. And there are 2 families which are included in S block. So S block are your highly reactive metals present on extremely left hand side of the periodic table. Now we directly go to group 13 and we try writing electronic configuration of group 13. Your boron family, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. And here tritium. आज मैं ये IUPAC नेम भी आपको बता दूंगी. So try writing boron's electronic configuration, aluminium's electronic configuration, so that we can understand valence shell electronic configuration of boron family.
So boron atomic number 5, 1s2, 2s2, 2p1. So what is a common feature? क्या कॉमन दिख रहा है? जो लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल मतलब 3p नहीं, शेल का मतलब है कंप्लीट सेकेंड शेल। बोरॉन की लास्ट शेल 2 है, एल्यूमिनियम की लास्ट शेल 3 है और गैलियम की लास्ट शेल 4 है। तो लास्ट शेल में 2 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, that is s and p, and I can write general electronic configuration of this family as ns2 np1. बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ns2 np1. So if I have to write thallium, I can simply say it has to be 6s2 6p1. If I know the family and if I know the period, I can directly reach to valence shell electronic configuration. Is everybody connecting to this? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बोरॉन फैमिली हो गई ns2 np1. अभी कार्बन फैमिली देखो। So what we will see in carbon family? Carbon will be 2s2 2p2. And silicon is going to be 3s2 3p2. Germanium 4s2 4p2. So I write general electronic configuration of carbon family as ns2 np2. Next family will be nitrogen family. And nitrogen is going to be 2s2 2p3, silicon 3s2 3p3.
arsenic 4s2 4p3. So nitrogen family general configuration is going to be NS2 and P3. Then is your oxygen family. And here the general electronic configuration is NS2 and P4. Halogen family will be NS2 and P5. And your inert gas family is going to be NS2 and P6. So the 6 families on extremely right hand side. In all these 6 families, what is common? The last electron is entering in P subshell. We begin with boron family P1 to inert gas family P6. ये सारे एलिमेंट्स में कॉमन ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है. And this is what is our P block. ये अपना P block है. So I'm marking you position of P block. P block elements का definition क्या होगा? Where the last electron is entering in P subshell. From group 13 to group 18, 6 families on extremely right hand side. And what will be general electronic configuration of P block? It will be NS2 NP126. This is general electronic configuration of P block. I'm showing you one line in P block.
You also draw this. So see, can you see this black line? दिख रहा है क्या ये black line जो मैं draw कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं बताती हूँ ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है. तो P block is a unique block in periodic table. बहुत यूनिक है P block. यूनिकनेस क्या है? P block में जो एलिमेंट्स है 6 फैमिलीज हमने देख लिए. 6 families are there and these are the elements where you will see metals also, non-metals also and metalloids also. तीनों आपको प्रेजेंट दिखेंगे. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन के इस तरफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन, लेड ये सारे मेटल्स है. उस तरफ नॉन मेटल्स है. And we do have metalloid like germanium there, arsenic there, so we are having metalloids also there. So P block is the unique place of finding all the three metals, non-metals and metalloids. सब है P block में. And this line can be a demarcation line between metals and non-metals. So we saw the position of two blocks, S block and P block. So boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, astatine can be considered as metalloids. और उसके आगे आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है. All these are your non-metals. चलो now focus in the middle of the. मैम आप एक बार मेटलॉइड्स के नाम और एक बार बता सकते हैं? हाँ बेटा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना ये इसी के लिए है. देखो ये लाइन के यहाँ पे बोरॉन आ गया, फिर आ गया सिलिकॉन, जर्मानियम, फिर आ गया एंटीमनी और फिर आ गया पोलोनियम एंड एस्टाटीन. ओके मैम. ये वाले चलो ऐसे भी कैप्चर कर देती हूँ इनको. ये वाले आपके मेटलॉइड्स है. और ये मेटलॉइड्स के ये साइड पे मेटल है और वो साइड पे नॉन मेटल है. Now I'm going to ये टॉल ग्रुप्स हो गए. पीरियोडिक टेबल के टॉल ग्रुप्स को हमने समझ लिया. Now I'm entering in short group. This is my first transition series. Scandium 21 से लेके जिंक 30 तक. And when we write the electronic configuration, something different is happening here.
Let us understand what is that different thing that is happening here. It's very different than what we saw in S and P block. So here, if I start writing the electronic configuration of scandium 21, so you ask me what is the last shell? Last shell is fourth shell. But is the last electron entering in the fourth shell? Answer is no. The last electron is entering in the third shell. आप S ब्लॉक में देखो और P ब्लॉक में देखो, कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखे हैं उनको फिर से निकाल के देखो. In case of S block and P block, जो last shell है, last electron is entering in that only. So when I am writing for potassium 4s1, my last shell is 4 and last electron is entering in fourth shell only. Yeah, when I am writing here for chlorine 3s2 3p5, my last shell is third and the last electron is entering in third shell only. But that is not the case for these elements. ये जो in between elements है, scandium की series है, इसके लिए देखो, अगर ये nucleus है, so this is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, this is the fourth shell. तो last shell fourth है, यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 3d है. तो last shell 4s है, but last electron fourth shell में नहीं जा रहा है, 4s में नहीं जा रहा है, 4p में 4d में नहीं जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है वो 3d में जा रहा है. And it will be going in 3d only from scandium to zinc. If I go this way, this will be 3d2, 3d3, ऐसे करके हम यहाँ पे when I reach zinc 30, my zinc 30 is going to be 3d10. We have written this earlier, right? ये पूरे सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन किया है आपने. तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इनको हम डी ब्लॉक कहेंगे. सबसे पहले डी ब्लॉक है ये, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर होता है. So this is what is D block family, where last electron is entering in D subshell. Now what is unique? अलग क्या है S block और P block से? D block में अलग क्या है? D block में अलग ये है कि last electron is not entering in the last shell, but it is entering in a penultimate shell, not the last but one before. Is the difference that we see on the basis of electronic configuration in D block. Electronic configuration के basis पे जो D block में फर्क है वो ये है कि last electron is not entering in the last shell but a shell before. तो जब भी ये chemically combined होता है तो उसमें कौन से electrons take part करते हैं? Which are the electrons which are going to govern the properties of these elements? Are the electrons of last shell, that is 4, and also the orbital in which last electron is entering. सिर्फ 4s नहीं, 3db. So while writing the electronic configuration, I need to consider both, because the compound formation, the reaction, the properties,
in all these electrons are involved. तो अभी इसको मैं कैसे लिखूंगी? तो सबसे पहले डी ब्लॉक की पोजीशन लिख लेते हैं और फिर मैं डी ब्लॉक का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देती हूँ। तो आपकी डी ब्लॉक की पोजीशन हो गई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक के राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक है। इट स्टार्ट्स विथ ग्रुप 3 to 12 या केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में लिखना है तो हम लिखेंगे ग्रुप 3B to 8B, 1B and 2B. These are the position of D block elements. अभी कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखते वक्त मुझे 4s को भी उसमें लिखना है और मुझे 3d को भी लिखना है। तो ये हम n के टर्म में कैसे लिखेंगे? I told you that n means the period in which the element is present. तो ये सारी सीरीज कौन से पीरियड में है? 4th पीरियड में। तो मेरा n हो गया 4 and which I am using for S. So my general electronic configuration I write NS2. So all these elements will be 4s2. But see, my D is not 4. My D orbital is not 4. My D orbital is 3. ये आपका last shell है. This is the last shell. और इसको हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल। और डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। तो पेनल्टीमेट शेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये डी हमेशा होगा n-1d। ये n-1 वाला पार्ट समझ में आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ns2 n-1d 1 to 10। अभी इसमें जब भी हम डी ब्लॉक का डिटेलिंग करेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है जो हम आगे चल के सीखेंगे। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में एस में कभी कभी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसके बाद में समझ में आएगा, इसके लिए ये पार्ट मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बट देयर आर फ्यू एलिमेंट्स वेयर यू विल सी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्रोमियम है, मैं लिख के बताती हूँ एक्सेप्शनल का मतलब क्या है। क्रोमियम और कॉपर का लिख के बताती हूँ। रीजनिंग एंड ऑल विल बी डन आफ्टर यू कवर दिस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मुझे अगर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप थ्योरेटिकली लिखोगे तो क्या है और एक्चुअल में क्या है, दोनों समझा देती हूँ। सो क्रोमियम थ्योरेटिकली इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये एक्सपेक्टेड है कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। गिन के देखो, दिस इज व्हाट इज 24। दिस इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बट क्रोमियम का एक्चुअल रियल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। So what is the change that we see now actually in chromium? The chromium electronic configuration, there is a little change.
instead of 4s2 it is showing 4s1 and D will be 3d5. So it will be explained to you in atomic structure कि ये जो orbitals होते हैं अगर ये half filled है, so what is the meaning of half filled? S orbital की capacity is to hold 2 electrons. D orbital's total capacity is to hold 10 electrons. So D4 है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, बट अगर वो D5 बन जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दिस इज व्हाट इज मोर स्टेबल. तो ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो मैंने रूल आपको बताया था, अबव रूल से कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. अबव रूल से लिखेंगे तो वो 4s2 3d4 होना चाहिए, बट एक्चुअल 4s1 3d5 है. This is to do with stability. Having this kind of configuration gives more stability to chromium, and that's the reason this is the configuration of chromium. तो कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, और इसके लिए मैंने ये 1 भी लिखा है, सब NS2 नहीं है. तो इन जनरल डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और 2. मेजॉरिटी ऑफ द केस में वो NS2 है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनके लिए वो NS1 भी है. And then again N-1 D 1 to 10. And similar case will be for copper. तो अभी मैं डी ब्लॉक के ग्रुप्स आपको बताया है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12. तो डी ब्लॉक में आपको 4 सीरीज मिलते हैं. So I'm explaining you those series. First series written on the board. So D block is a combination of 4 series. जो पहली सीरीज हमने बोर्ड पे लिखी है, इसको कहते हैं 3D सीरीज. तो ये आपका D ब्लॉक हो गया. This is what is your D block elements. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, NS1 to 2, N-1, D1 to 10. So this family will be D1 and D2 and D3, and like this will be D10. Now I'm explaining you the 4 series. तो जिसमें ये पहली सीरीज है, इसको कहते हैं 3D सीरीज. या this is also called as first transition series, which starts with scandium 21 and it ends to zinc 30. The next series will start with yttrium 39 and will end to cadmium 40. तो ये जो 3D सीरीज है, अगर 3D सीरीज का मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन जनरल, तो 3D सीरीज में N होता है 4. ये सब 4s है, 1 और 2, but they are 3D 1 to 10. So your 3D series is 4s 1 to 2, 3D 1 to 10. जो आपकी next series है, which is present in the 5th period, starting with yttrium 39, going to cadmium 48. कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है. तो यहाँ पे N क्या होगा? N हो जाएगा 5 और N-1 क्या होगा? 4. So the 10 elements present here are known as 4D series elements, or this is what is our second transition series. इस सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s 1 to 2,
4d 1 to 10. Then in the sixth period, the next series begins here with lanthanum 57 and it ends here with mercury 80. And this is our 5d series. Here the last electron is entering in 5d subshell called third transition series. 6s 1 to 2, 5d 1 to 10. So another 10 elements. Every series has 10 elements. मैम लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है वो बेटा टी ब्लॉक में नहीं आते क्योंकि उसमें अभी मैं लिख के दिखाऊंगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है. तो लैंथेनम D1 है यहाँ पे और इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आता है, ओके, दैट इज हैफनियम 72. ये D2 है. और वो जो 14 है वो F ब्लॉक होगा. वो 14 में लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में चला जाता है. सो दे आर नॉट D ब्लॉक. In the 7th period, I will get my 4th transition series, which begins here with actinium 89 and it ends here with copernicium 112. And the series is 6d series. Here the last electron is entering in 6d subshell. This is 4th transition series. This will be 7s, maybe 1, maybe 2, 6d, 1 to 10. तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको हम 4 सीरीज इसमें हमने डिवाइड किया है. व्हाट आर दे? दे ऑल आर मेटल्स. So D block is a chemistry of 40 metals. They all are hard metals, good conductor of heat and electricity, malleable, ductile, high tensile strength, high density. बस इसमें एक ही मेटल है मर्क्यूरी, that exists in liquid state. बाकी सारे solid है. We also get some noble metals here, जो मैंने आपको बताए थे, platinum, gold,
ये कुछ नोबल मेटल्स है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है। तो आगे चल के जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो वी हैव चैप्टर्स, सेपरेट चैप्टर्स, S block elements, P block elements, D block elements, where we are going to learn in detail, more detail of these elements. ये ब्लॉक का मतलब है इनके प्रॉपर्टीज में फर्क है। एस ब्लॉक में भी मेटल थे, डी ब्लॉक में भी मेटल्स है, बट प्रॉपर्टी में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन was entering in last subshell, but D block में last electron is not entering in last subshell, but it is entering in penultimate subshell. That makes in D block last two shells incompletely filled. D block में last two shells incomplete हो जाते हैं और इसके वजह से D ब्लॉक के मेटल्स के प्रॉपर्टी S ब्लॉक के मेटल से टोटली अलग है. So this classification is based on electronic configuration, and yes, that will change the properties. तो ये जो modern periodic table हम देख रहे हैं, it is based on a periodic law. What does that law say? The properties of the elements are periodic functions of their atomic number या number of electrons, because number of electrons will decide the reactivity and chemical property of the elements. तो ये D block समझ में आया सबको? Can I go ahead? Now this part that Yes, I'm ma'am. discussing, end में, is your F block. तो मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ. आप एक मिनट. हाँ बेटा. हो गया मैम. Great. So I'm just clearing आजू बाजू के जगह so that I get some place. So अभी जो है ना, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में ये नीचे के पार्ट में आ जाते हैं, जो अबाव प्रिंसिपल से थ्योरेटिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखा दिया, उसमें वेरिएशन आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं. अंडरस्टैंड करो बेसिकली कि ये जो भी रूल्स या थियरीज हम बनाते हैं, दैट इज आवर इंटरप्रिटेशन, वो हमारा इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन होता है. बट कोई भी एलिमेंट नेचुरली अकरिंग होता है तो थियरी से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एक्सप्लेन हो सकते हैं, बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शन रह ही जाता है. जैसे I want you all now to write the configuration of lanthanum 57 looking at the above principle that I gave you. सब लोग कोशिश करो so that you know you will understand what I am talking. above principle को देख के आप lanthanum 57 का configuration लिखने की कोशिश करो. And then I will discuss more about it.
Done, ma'am. तो देखो अबाव प्रिंसिपल से जब हम जाएंगे तो अभी मैं एक शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, वो भी समझ लो. Instead of writing, so much, what is the shortcut that we use? I'm writing a configuration of 6 period element. I will put a 5th period inert gas in the square bracket. इसका मतलब क्या है? Xenon 54 तक it is configuration of Xenon 54 which ends at, अभी Xenon 54 का configuration क्या होगा? 5s2 5p6. Yes. है ना? I understand now. पोजीशन मुझे पता है तो मुझे लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन पता है. देखो ये np6 है और कौन से पीरियड में है? 1 2 3 4 5. तो ये 5p6 पे एंड करेगा. तो अभी मुझे अबाव प्रिंसिपल में देख के बता, 5p6 के बाद कौन सी लेवल आती है? 6s. कन्विंस. अभी 6s के बाद कौन सी लेवल आती है? 4F. 4f आती है, right? Yes, See, I'm ma'am. just writing the orbitals that above principle is telling energy wise. तो पहले 6s आएगा, बाद में 4f आएगा और उसके बाद में कौन सा डी आता है? 5D. Is everybody clear about this? Yes, ma'am. इसमें किसी को डाउट है? ये सीक्वेंस में मैंने अबाव No, ma'am. प्रिंसिपल दे दिया है, एनर्जी सीक्वेंस लिखवाया है आपको. तो ये 57 है, Xenon 54 हो गया. I need to place 3 electrons. 2 यहाँ पे आ गए हैं. अभी एक जो एक्सपेक्टेड है कहाँ पे आना चाहिए? 4f में आना चाहिए ना. तो अगर एज पर हम थियरी चाहे तो लैंथनम 57 शुड बी 4f1, बट वो नहीं है. 4f में उसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इन रियलिटी, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 5d में है. तो आप समझ रहे हो कि थियरी से कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, but actually the reality is something else, and that's the reason. क्योंकि ये 5d1 है, मैंने लिखा है कि 5d series begins with lanthanum 57 and ends to mercury 80. Did you got this? Yes, ma'am. तो ये एक्सेप्शनल है, बट लैंथनम 57 जो है वो F में लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके नहीं जा रहा है. उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? D में ही जा रहा है. Is everybody convinced about it? अभी इसके आगे somebody asked me कि इसके आगे जो 14 एलिमेंट्स है उनमें क्या होता है? I am explaining. तो लैंथनम 57 है और हैफनियम देखो 72 है. So there are 14 elements placed here from cerium 58 to lutetium 71. So I'm trying to show you configuration now of cerium 58. सब तो नहीं दिखाएंगे, सबका डिटेलिंग बहुत एक्सेप्शनल केसेस है यहाँ पे, तो वो मैं एक ब्लॉक में करवाऊंगी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बट ऑर्बिटल का सीक्वेंस तो यही है, 6s होगा, उसके बाद में 4f होगा, उसके बाद में 5d होगा. तो यहाँ पे 6s2 के बाद में 4f2 हो जाता है. तो सीरियम से we don't see electron entering in 5d, but it enters in 4f, and it goes on happening till lutetium with some exceptional configurations in between.
तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मैं सीरियम को देखूंगी तो सीरियम की लास्ट शेल 6th है, यहाँ पे उसका 6s है, यहाँ पे उसका 5d है और यहाँ पे उसका 4f है। तो सीरियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जा रहा है, पेनल्टीमेट शेल में भी नहीं जा रहा है। Where is the last electron entering? Not the last but 2 before. इसको प्री पेनल्टीमेट शेल कहते हैं या एंटी पेनल्टीमेट शेल। Not the last but 2 before. और डी ब्लॉक में नॉट द लास्ट बट 1 बिफोर था। तो अभी ये सारे जो एलिमेंट्स जिनको मैं कहूंगी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सब में यही होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग इन द लास्ट सब शेल बट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन अ शेल 2 बिफोर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसका 4th शेल भी इनकम्प्लीट है, 5th भी इनकम्प्लीट रहेगा, 6th भी इनकम्प्लीट रहेगा, 3 शेल इनकम्प्लीट रहेंगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अगर सीरियम से आगे तो 6s के बारे में भी बताना पड़ेगा, 4f के बारे में भी बताना पड़ेगा और एक्सेप्शनल केसेस में राइट नाउ 5d has 0 electrons. But there are some exceptional cases जिसमें 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये जो F ब्लॉक है, loads of exceptions as far as electronic configuration is concerned. क्यों होते हैं exceptions? You will gradually understand as atomic structure gets over. But there are variations in electronic configurations that we learn as per theory. थियरी और रियलिटी में फर्क आ जाता है। तो सबसे पहले लेट मी पोजीशन एफ ब्लॉक। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे है, कहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर होता है। I am getting it at 2 places. One is this. Cerium to lutetium. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 जगह पे है, ग्रुप 3 6th पीरियड and in group 3 only 7th period starting with thorium 90 going up to lawrencium 103. Thorium 90 to lawrencium 103. तो मैं एफ ब्लॉक के पोजीशंस पहले लिख रही हूं। So this is what is position of F block element. Group 3 or 3b in 6th period and in 7th period. F block के एलिमेंट्स के 2 सीरीज है of 14 elements. 2 series I have. जो 6th पीरियड में है हम उसको कहते हैं लैंथेनाइड्स। और 4f सीरीज। बट देखो क्या लैंथेनम 57 एफ ब्लॉक एलिमेंट है? आंसर इज नो। लैंथेनम 57 में
मैंने क्लैरिटी से दिखाया है आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होता है। ये वेरी मच डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनको लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? These 14 elements are given a position of lanthanides. जो लैंथेनाइड की पीरियोडिक पोजीशन है उसी में ये 14 एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है। I told you that this adjustment is a drawback of modern periodic table. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट को अपनी पोजीशन होनी चाहिए। तो मैं सीरियम यहां से उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ तो क्या गड़बड़ हो जाती है? ये फैमिली में टिटानियम D2 है, सिरकोनियम इज D2, बट सीरियम D2 नहीं है, सीरियम F2 आ जाएगा। मतलब ये जो D ब्लॉक है इधर D ब्लॉक नहीं F आ जाएगा। फिर जहां पे P है वहां पे कुछ D आ जाएगा, और ऐसे करके जो पूरी पीरियोडिसिटी है, जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एक ग्रुप में लिखा है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। The periodic table is no more periodic after lanthanum 57 if I start placing these elements singly. So to make this table work, ये adjustment किया है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारे फैमिलीज का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आ जाता है, बट विद दिस एडजस्टमेंट। So I was discussing the two series. One is lanthanide, which is a 4x series. It starts with cerium 58 and ends with lutetium 71. और इसका पीरियोडिक पोजीशन आपको ग्रुप 3p और 6 पीरियड की कहना है। नेवर से प्लेस्ड बिलो पीरियोडिक टेबल, ये गलत है। बिलो द टेबल बोलना गलत है। I definitely understand in all the periodic tables you see them elaborated and written below the table. ये सीरीज को नीचे 14 एलिमेंट्स को इलैबोरेट करके लिखा होता है सारे पीरियोडिक टेबल्स में, बट दैट्स नॉट द पोजीशन of these elements in periodic table. Position मतलब टेबल के अंदर वाली बतानी है। नीचे क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये छोटे से पोजीशन में cannot explain 15 elements. Cannot write the symbol of 15 elements. हो गया लैंथेनाइड। नेक्स्ट F ब्लॉक के एलिमेंट की सीरीज इज एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड्स में the last electron will go in 5f subshell. So actinide is 5f series starting with thorium 19 and lawrencium 103. Now I will explain you how to write its general electronic configuration. F ब्लॉक का हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं ये समझते हैं। तो देखो F ब्लॉक में अगर मुझे लैंथेनाइड्स पे फोकस करना है
तो मेरा n क्या होगा? दिस इज द 6th पीरियड, तो ये हो गया n, 6 इज n। तो मेरा f क्या हो गया? f हो गया n-2, तो ये ns है, n-2f है, और जो d है वो n-1d है। So the last shell is n. This is n-1 and this is n-2. Did you understood this? Yes, ma'am. तो फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा f ब्लॉक का? f ब्लॉक में it is ns2, then n-1d, जो 0 है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसका डिटेल हम F ब्लॉक एलिमेंट्स में करेंगे when it will be taught to you in inorganic, not now. But there are some exceptions here where we see one electron sometimes entering in D. So n-1 D 0, but sometimes 1. और जो F है वो n-2f है. And here we are putting the electron. So actually the electron is entering in F subshell. The last electron enters in H subshell. So it is called as F block elements. यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर कर रहा है, बट ये F सबशेल लास्ट शेल नहीं है, ये प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट शेल है. सो F ब्लॉक will have last 3 shell incomplete. ये जो 2 सीरीज है मिला के 28 एलिमेंट्स है यहाँ पे. All these 28 are metals. So F block chemistry is chemistry of 28 metals, जिसमें पूरा actinides radioactive है. Complete actinide family is radioactive elements. उसमें भी जो यूरेनियम 92 के आगे वाले एलिमेंट्स है, तो देखो एक्टिनाइड्स में आई विल गेट अ एलिमेंट यूरेनियम 92. दिस इज द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर. ये इसके मिनरल्स मिलते हैं. यूरेनियम 92 के आगे हमको नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेशियम ऐसे एलिमेंट्स है. तो ये नेपच्यूनियम 93 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, लॉरेंशियम का सिंबल LR है. मेक अ चेंज हियर आल्सो. मैंने LW लिखा है, वो LR है. So lawrencium is LR, not LW. Here also LR. So lawrencium 103 तक ये सारे जो एलिमेंट्स है are made by man in the lab. तो एक्टिनाइड सीरीज में ये सारे एलिमेंट्स, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. They all are man-made, also called as synthetic elements या transuranic elements. So all the elements present after uranium till the end 118 तक actually. तो 7 पीरियड में यूरेनियम 92 के बाद एंड तक 118 तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं वो हमने लैब में बनाए हैं.
by a reaction called nuclear transmutation reaction. We have made an atom by fusing nuclei, manipulating number of protons and neutrons inside the nucleus and accordingly adjusting electrons outside the nucleus. ये man-made है, इनके minerals नहीं हैं. And that's the reason this is the part of the periodic table where you will see some names: plutonium, neptunium, named after planets, या americium, named after a country, या you will see einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, named after scientists. ऐसे इनके नाम दिए गए थे. There is also seaborgium, okay, which is again named after scientists or discoverer or the country in which it was discovered, something like this were the names. There used to be fight for naming an element. So RUPSC decided to name them in a systematic manner. And that is what is RUPSC nomenclature of the super heavy elements. ये सारे जो elements है basically 100 atomic number के ऊपर, इनको हम कहते हैं super heavy elements. और ये super heavy elements का अपना nomenclature है, which I will teach you. Otherwise, their names are given after countries, scientists, planets, this way. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया? तो लैंथेनाइड सीरीज का अगर मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लैंथेनाइड हो जाता है 6s2. आई एम राइटिंग हियर. तो लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2, 5d0 और 1 and 4f1 to 14. This is what is general electronic configuration of lanthanides. और actinides का लिखना है मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो है 7s2, 6d0 और 1 and 5f1 to 14. So these are your F block elements. ये आपके F block elements है. So what I did till now is I just classified this 118 elements of the periodic table into 4 blocks. This is purely based on where the last differentiating electron is entering. If it is entering in s orbital, the elements are known as S block, 2 families on extremely left hand side. If the last electron is entering in p orbital, then the elements are known as P block, 6 families on extremely right hand side. If the last electron is entering in D subshell, then those elements are known as D block, 10 families between S and P with 4 series, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. And if the last electron is entering in F subshell, then these elements are known as F block, 2 series, group 3b, 6th period lanthanide, which is a 4F series, and 7th period actinide, which is a 5F series. So is this classification clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'll just make you write one more classification, जो ऑलमोस्ट आपको पता है, बट मैं लिखवा देती हूँ. ये जो पहला वाला किया ये मेन है ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे.
इसके पहले एक क्लासिफिकेशन चलता था जिसको कहते हैं बोर्ड्स क्लासिफिकेशन. So I'll just make you understand this. बोर्ड्स क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स and inner transition elements. So I'll just make you understand what are they. So if you're finished taking down the content of the board, just give the heading boards classification. तो बोर्ड्स क्लासिफिकेशन के आगे लिखो बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एनर्जी शेल्स. First type, inert gases or noble gases. मैम एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिपीट करो ना. Heading देना बोर्ड्स क्लासिफिकेशन. हाँ मैम फिर. Based on complete and incomplete energy shells. First type, inert gases. Outermost shells are completely filled. Because of stable configuration, Ma'am, can you repeat? outermost shells are completely filled. Because of stable configuration, these elements do not show chemical activity. Under normal condition, After stable configuration. because of stable configuration, these elements do not show chemical activity under normal conditions. But under special conditions, the higher members Under special conditions, do form some compounds. Ma'am, higher members? Do form some compounds. Hence,
The name has been changed to noble gases. Hence, the name has been changed to noble gases. ये इसके लिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको स्कूल में बताया जाता है कि ये पूरा फैमिली इनर्ट है, बट अभी हम जब भी मैं आपको पी ब्लॉक सिखाऊंगी तो पी ब्लॉक में हम जेनॉन के वगैरह कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर सब करेंगे। तो पी ब्लॉक में अभी वी हैव कंपाउंड्स ऑफ too many compounds of xenon, krypton, and very few compounds of argon are known. What is truly inert till today is helium and neon. तो पहले दो मेंबर्स के कंपाउंड्स अब तक नहीं डिस्कवर हुए हैं, नहीं बनाए हैं हमने, बट बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है उनके कंपाउंड्स बन गए हैं। So this family is no more called as inert gas family. They are called as noble gases, मतलब less reactive. तो सेकेंड कैटेगरी लिखो, ये पहला टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का। सेकेंड टाइप इज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। मैम एक बार इनर्ट गैसेस के बारे में जो बोला वापस बोल सकते हैं, आवाज नहीं आ रही थी। बेटा इतना ही बोला कि दिस फैमिली ऑल द एलिमेंट्स आर नो मोर इनर्ट। ट्रूली इनर्ट टिल टुडे इज हीलियम एंड नियोन। रेस्ट ऑल के कंपाउंड्स हमने बना दिए। So we don't call it as inert, but we call it as noble gases now. Next type is representative or normal elements. In these elements, atoms have all the shells complete. Can you Yeah, I'm repeating. In these elements, atoms have all the shells complete. Except outermost shell. Which is incomplete. The number of electrons in outermost shell. The number of electrons in outermost shell varies from outermost shell के बाद the number of electrons in outermost shell varies from 1 to 7.
The configuration in outermost shell varies from NS1 to NS1, then TO2, right? NS1 to NS2 NP5. NS1 to NS2 NP5 halogen family तक बेटा NS1 to NS2 NP5 present in group 1A to 7A. Present in group 1A to 7A. तो मैम 7A की 7B 7A बेटा 1A to 7A. तो अभी ध्यान से देखो, मैंने दो कैटेगरी बता दी है. इनर्ट गैस जो था वो 8A था और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट फर्स्ट ए से लेके 7A तक, मतलब सारे ए खत्म हो गए आपके पास 8A ग्रुप्स है. टॉल ग्रुप्स जो है उनकी बात कर रहे हैं. उसमें जो लास्ट है वो इनर्ट गैस हो गया, लास्ट शेल फुल. देखो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बोर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कितने शेल्स कंप्लीट है, कितने शेल्स इनकम्प्लीट है. तो जिसमें पहला टाइप था इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट शेल फुल. दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल. इसमें बस जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, अंदर के सारे फुल. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में S1 S2 आएगा, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4 and NS2 NP5. These 7 families. So did you understood which elements are normal or representative? 7 families जिसमें 2 S ब्लॉक के आते हैं और बाकी के 5 P ब्लॉक के आते हैं. Everybody clear with what are representative or normal elements? Yes ma'am. तो इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, सब आ गए. I can't hear it. Somebody is speaking. Your voice is not audible, बेटा. Lag हो रहा है. Can I go ahead? Yes, ma'am. तो अभी तीसरा टाइप, थर्ड टाइप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तीसरा टाइप ट्रांजिशन एलिमेंट्स. In these elements, Ma'am, can you repeat? yeah, heading देना ट्रांजिशन एलिमेंट्स.
and write in these elements the outermost shell and the penultimate shell. The outermost shell and the penultimate shell are incomplete. तो बोर्ड पे देखो, डी ब्लॉक के ऊपर मैंने ड्रॉ करके रखा ही है, आउटर मोस्ट कौन सा है, पेनल्टीमेट कौन सा है. The outermost shell and the penultimate shell are incomplete. The general electronic configuration is NS 1,2 Can you repeat? बेटा डी ब्लॉक का लिख दो, डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख दो, बोर्ड से कॉपी करो. NS 1,2 N-1 D 1 to 10. Transition elements have partly filled d orbitals. Ma'am, partly filled. D orbitals. Okay, thank you. And according to this definition, Ma'am, can you repeat? and according to this definition, group 12, Ma'am, can you repeat? Ma'am, your voice is lagging. Yes, ma'am. according to this definition, group 12 or to be according to this definition, group 12 or to be are D block elements. According to this definition, group 12 or 2B are D block elements but not transition elements. According to this definition, group 12 या 2B are D block elements but not transition elements.
because because these elements have D10 configuration. These elements have D10 configuration. Because these elements have D10 configuration. So see what is this? D block में ये 10 के 10 फैमिली आएंगे, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये फैमिली इंक्लूड नहीं है, ग्रुप 12 या 2B, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको कहते हैं जिसका डी पार्टली फील्ड है, कंप्लीटली नहीं। तो ये फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 होता है, ये पूरा D10 है, 3D10, 4D10, 5D10, 6D10। तो D फुल होने के वजह से they don't show some properties which are typically called as transition properties, and that's the reason transition elements यहाँ से लेके यहाँ तक, that's it. 9 families come under transition elements. Group 12 excluded. But D block 10 families are there. क्योंकि D block का definition is आपको last electron D में enter होना चाहिए, is D block definition. ये समझ में आया? तो ट्रांजिशन में 9 फैमिलीज ही आएंगे, और जो जिंक वाली फैमिली है उसको ट्रांजिशन से एक्सक्लूड किया है। लास्ट टाइप, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Last type, inner transition elements. Atom of these elements have three outermost shell incomplete. Atoms of these elements have three outermost shells incomplete. तो इनर ट्रांजिशन में ऑब्वियसली कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स। So write that general electronic configuration. The general electronic configuration is the general electronic configuration is
copy the electronic configuration of F block. तो क्लासिफिकेशन हो गया, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया एलिमेंट्स का, बोर क्लासिफिकेशन भी समझ लिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया। बट आज क्या रह गया इस चक्कर में, हमारे एक्सरसाइज डाउट्स रह गए। तो बहुत डाउट्स है। हाँ मैम। हो सकता है। एडवांस वाले में है। हाँ, एडवांस वाले में ही है। हाँ एडवांस वाले में ही रहेंगे वो तो पक्का, मुझे पता है, क्योंकि एडवांस स्ट्रगल करोगे तो मेंस और नीचे के सब निकल जाएंगे। इसके लिए मैंने कहा एडवांस पे फोकस करो। तो अगला लेक्चर आई स्टार्ट विद डाउट्स नाउ। ओके मैम। ये करते हैं, ये नहीं वर्क हुआ, मुझे लगा मैं खत्म कर दूं क्लासिफिकेशन तो अगले लेक्चर से पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। ये चक्कर में मैंने क्लासिफिकेशन आज खत्म किया। सो नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट इनिशियल कुछ आधा पौना घंटा डाउट करेंगे एडवांस के फटाफट, और फिर पीरियोडिक को कंटिन्यू करेंगे। आई ट्राई टू पुश सम होमवर्क ऑफ पीरियोडिक टुडे इन अ ग्रुप। ठीक है, तब तक आप क्या करो, प्रॉब्लम्स को रिविजिट करो। देखो खुद से कभी कभी फिर से ट्राई करने से हो जाते हैं, अदरवाइज आई एम डिस्कसिंग। तो होल कंसेप्ट बुकलेट में क्या क्या पेंडिंग है अभी आपका, बोलो मुझे। हम सब्जेक्टिव के डाउट्स बाकी। अच्छा, सब्जेक्टिव में भी डाउट्स है आपको? यस मैम। ओके, और एडवांस में है? यस मैम। यस मैम। मैम असाइनमेंट के भी डिस्कस नहीं हुए थे मैम। एक लास्ट असाइनमेंट 10 और 11? 11th मैम। 11th। वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस वाले में भी डाउट है क्या उसमें? वो तो सबसे मुझे लगता इजी है, दैट्स द इजीएस्ट थिंग। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो एक असाइनमेंट ही है, असाइनमेंट 11, आई थॉट कि दैट वुड बी द इजीएस्ट थिंग फॉर एवरीबॉडी, बट उसमें भी डाउट है तो कर लेते हैं। तो अगला लेक्चर मैम असाइनमेंट 10 में है। हाँ कोई बात नहीं। हम आई थिंक 10 डिस्कस किया था आपने शायद से। हाँ मैंने किया होगा, जो भी है। 3-4 ही डाउट्स थे बट उसमें, इसलिए फिर नहीं मैम 10 डिस्कस नहीं हुआ है, मैंने अभी देखा। 9 हुआ है। कोई बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, अगर हो भी गया है और आपको डाउट है तो कर दूंगी, ऐसे कुछ नहीं। बट कुछ डिफाइन रखते हैं, है ना। तो पहले एडवांस जो बोला है वो पहले एडवांस एक्सरसाइज सब लोग खत्म करो। जिन्होंने अब तक एडवांस एक्सरसाइज सिर्फ भी नहीं किया, एडवांस की एक्सरसाइज खत्म करो। अगला लेक्चर उसी से स्टार्ट होगा। आई स्टार्ट विद दोस डाउट्स एंड देन आई विल टीच यू अहेड इन पीरियोडिक। ठीक है, बाकी ये डाउट्स थे, बट मुझे नहीं लगता फिर भी आपको संडे के पेपर में कोई दिक्कत हुई होगी। पेपर तो कर पाए ना आप लोग? हाँ मैम। यस मैम। ग्रेट। तो एवरीबॉडी सी यू नेक्स्ट वीक। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। और टेक केयर। देखो बेटा घूमना नहीं, स्टिल इट इज हाँ डेंजरस। मैम। यस मैम। स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ अभी तो 3rd नंबर पे आ गया इंडिया वर्ल्ड में। वही तो ना, तो अभी तो मतलब हम ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल, राइट? सो टेक केयर,
एवरीवन स्टे Yes, ma'am. फोकस्ड, पढ़ो बस घर पे बैठ के, ये टाइम पढ़ाई का है ऐसे समझो। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़ा मजा कर लेना, अभी पढ़ के रख लेना, ये मोड पे आ जाओ। अभी ऐसे भी घर पे ही बैठना है तो घर पे बैठ के क्या करे, पढ़ाई कर ले। बाद में कभी लॉकडाउन खुलेगा तभी थोड़ा मजा कर लेना, बट अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है? Yes. बाय Yes, एवरीवन। ma'am. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.